द्वितीय कोट की स्थलाकृतियां यानी रिलीफ ऑफ द सेकंड ऑर्डर। इसके अंतर्गत मैदान, पठार एवं पर्वत यानी प्लेन्स, प्लेटूज एंड माउंटेन्स का अध्ययन करेंगे। मैदान यानी प्लेन्स। मैदान उन समतल अर्थात ऊंची नीची स्थलाकृतियों से रहित भू आकृतियों को कहते हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से कम हो। रचना के आधार पर मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। नंबर 1, घर्षित मैदान यानी पेनिप्लेन प्लेन। इन मैदानों का निर्माण उच्च स्थलीय क्षेत्रों में होता है। इन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली विविध नदी क्रम मुख्य सहायक एवं उप सहायक नदियों के माध्यम से उच्च स्थलीय क्षेत्रों का अपर्दन करते रहते हैं। इस प्रकार उच्च स्थलीय क्षेत्रों के अपर्दित हो जाने से बना समतल मैदान घर्षित मैदान कहलाता है। फ्लोरिडा से टेक्सास तक संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तटीय मैदान इसका उदाहरण है। नंबर 2, पियामा मैदान यानी पीडमांट प्लेन्स। इन मैदानों का निर्माण पर्वत पदीय क्षेत्रों यानी फूट हिल रीजन्स में होता है, इसलिए इन्हें गिरपाद मैदान भी कहते हैं। पर्वत पदीय क्षेत्रों में नदियों का ढाल एकाएक कम हो जाता है, जिससे नदी की परिवहन क्षमता अत्यल्प हो जाती है। परिणाम स्वरूप नदी के साथ प्रवाहित होने वाला मलबा पर्वत पदीय क्षेत्रों में जमा होने लगता है, जिससे जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंखुओं यानी अलूवियल कोन्स एंड फैंस का निर्माण होने लगता है, जो कालांतर में विकसित होकर मैदान का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें पियामा मैदान कहते हैं। हिमालय पर्वत के पदीय क्षेत्र में भाभर एवं तराई का मैदान, चिली बेसिन चिली में, तारिम बेसिन, क्यूनलुन पर्वत चीन के उत्तर में, साजो आकिम कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका आदि इसके उदाहरण हैं। नंबर 3, बाढ़ का मैदान यानी फ्लड प्लेन्स। नदी अपने प्रौढ़ावस्था यानी एडल्ट एज में ढाल के मंद हो जाने एवं मलबे के भार के अधिक होने तथा जल की कमी हो जाने के कारण साथ लाए हुए मलबे का जमाव करने लगती है। साथ ही वर्षा काल में नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाने से नदी की कटाव की क्षमता बढ़ जाती है और नदी प्रभूत मात्रा में मलबे को पर्वतीय क्षेत्रों से ले आती है। मैदानी क्षेत्रों में पानी समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है और उसी के साथ मलबा भी फैल जाता है। वर्षा काल के पश्चात नदी घाटियों में सिमट कर बहने लगती है और मलबा समीपवर्ती क्षेत्रों में रुक जाता है। इन दोनों क्रियाओं से निर्मित विस्तृत एवं गहरे मैदान को बाढ़ का मैदान कहते हैं। उत्तरी भारत का मैदान चीन में ह्वांग हो और यांग टी सीक्यांग का मैदान, इराक में मेसोपोटामिया का मैदान, अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी का मैदान आदि इसके उदाहरण हैं। नंबर 4, डेल्टा का मैदान यानी डेल्टा प्लेन्स। इन मैदानों का निर्माण नदी मुहानों यानी टर्मिनल्स पर होता है। मुहानों पर पहुंचने पर तथा चरम स्तर यानी बेस लेवल को प्राप्त करने के सन्निकट होने के कारण नदियों में मलबे के वहन करने की क्षमता नहीं रह जाती है। परिणाम स्वरूप नदियां मुहानों के पास मलबे का निक्षेप करने लगती हैं, जिसका धीरे धीरे विस्तार होकर यूनानी भाषा के डेल्टा अक्षर की भांति आकार हो जाता है, जिसे डेल्टा का मैदान कहते हैं। गंगा का डेल्टा, अमेजन का डेल्टा, कांगो का डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा आदि इसके उदाहरण हैं। नंबर 5, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स। इन मैदानों का निर्माण समुद्र तटीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेप से होता है। इन मैदानों के पृष्ठ प्रदेशों में पठारों या पर्वतों की स्थिति होती है, जबकि अग्रभाग में समुद्र की। ये मैदान लंबे, सकरे एवं इनका अग्रभाग समुद्री लहरों द्वारा कटे फटे होते हैं। राकी का तटीय मैदान, एंडीज का तटीय मैदान, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान इसके उदाहरण हैं। भारत के पश्चिम एवं पूर्वी तटीय मैदान की कुछ विशेषताएं हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। पश्चिम तटीय मैदान को अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः मालाबार तट, कनारा तट, कोंकण तट है। मालाबार तट में लैगून बहुत हैं, इसलिए इसे लैगूनों का कयास कहते हैं। इसी तट पर विम्बानाद झील स्थित है, जो कि एक लैगून या लैगून की बनी झील है। इन मैदानों की पूर्वी सीमा पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियां स्थित हैं, जो कि गोदावरी, कृष्णा,
पेन्नार, कावेरी, वैगई आदि नदियों की उद्गम स्थल हैं। इस पहाड़ी पर मालाबार के सम्मुख एक दर्रा यानी पास है जिसे पाल घाट कहते हैं। कालीकट से कोयम्बटूर जाने का रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसी प्रकार कोंकण तट के सामने भी दो दर्रे हैं जिन्हें थालघाट एवं भोरघाट कहते हैं। दिल्ली से मुंबई के लिए रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग थालघाट से तथा पुणे से बेलग्राम के लिए सड़क तथा रेल मार्ग भोरघाट से होकर गुजरते हैं। इसी प्रकार पूर्वी घाट में तटों के अलग अलग नाम हैं जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट तथा कलिंग तट हैं। इन तटों में सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु में तथा सर्वाधिक लंबाई आंध्र प्रदेश में है, जबकि तट रेखा यानी कोस्टल लाइन सर्वाधिक लंबी गुजरात प्रदेश की है। नंबर 6, लोयस मैदान यानी लोयस प्लेन्स। मरुस्थलीय भागों से आने वाली आंधियां अपने साथ में रेत या मिट्टी के कणों को उड़ाकर अधिक दूर तक ले जाती हैं। जहां पर उनकी गति मंद पड़ जाती है, वहीं पर इन पदार्थों का जमाव हो जाने से लोयस मैदान का निर्माण होता है। इन मैदानों का निर्माण पवनों द्वारा बालू या रेत के निरंतर जमाव के फलस्वरूप हुआ है। ऐसे मैदानों के कणों का स्वरूप फ्रांस के लोयस नामक गांव की मिट्टी के समान होने के कारण इन मैदानों का नामकरण लोयस हुआ। उत्तरी चीन का मैदान, जर्मनी से पोलैंड तक का मैदान, उत्तरी अमेरिका का आंतरिक मैदान आदि इसके उदाहरण हैं। नंबर 7, कार्स्ट मैदान यानी कार्स्ट प्लेन्स। इन मैदानों का निर्माण चूने की चट्टानों की अधिकता वाले क्षेत्रों में होता है। चूने के जल में घुलनशील होने के कारण चूने की चट्टानों की अधिकता वाले क्षेत्रों में वर्षा का जल छोटे छोटे गर्त एवं छिद्र बनाकर भूमिगत होता रहता है। कालांतर में यह गर्त एवं छिद्र विकसित होकर डोलाइन का रूप लेते रहते हैं। इन डोलाइनों के जल विभाजक भी कालांतर में अपर्दित होकर नई समतल आकृति का रूप ले लेते हैं, जिसे कास्ट का मैदान कहते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के तटीय मैदान, फ्लोरिडा, क्यूबा, यूकाटन प्रायद्वीप आदि इसके उदाहरण हैं। पठार यानी प्लेटूज। पठार आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठी हुई वे चौरस यानी फ्लैट स्थलाकृतियां हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से अधिक तथा किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। सामान्यतः इनका धरातल चोटियों से रहित किंतु ऊबड़ खाबड़ यानी रफ कट तथा असमान यानी इरेगुलर होता है। पठारों के प्रकार। रचना के आधार पर पठार अनेक प्रकार के होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, टेक्टोनिक पठार। जब कोई भूभाग भूगर्भिक शक्तियों यानी जियोलॉजिकल फोर्सेस के कारण आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठ जाता है, तो इस प्रकार की भूगतियों के कारण निर्मित पठार को टेक्टोनिक पठार कहते हैं, जैसे कोलोरेडो एवं कोलंबिया का पठार। नंबर 2, लावा पठार। धरातल पर लावा के शांत बहाव एवं मोटे जमाव के फलस्वरूप निर्मित पठार लावा पठार कहलाते हैं। लावा के अत्यंत गहरे निक्षेप के कारण आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठने से निर्मित इन पठारों का ऊपरी भाग प्रायः समतल एवं कठोर होता है। यूएसए का कोलंबिया का पठार एवं महाराष्ट्र में पड़ने वाला दक्षिणी भारत का पठार इसके उदाहरण हैं। नंबर 3, पियामा का पठार। इन पठारों का निर्माण पर्वत पदीय क्षेत्रों यानी फूट हिल रीजन्स में पर्वत निर्माण क्रिया के साथ साथ होता है या पर्वतीय नदियों के अपर्दन एवं निक्षेप यानी इरोजन एंड डिपोजिशन द्वारा होता है।
एंडीज पर्वत के पूरब में अर्जेंटीना में स्थित पैंटागोनिया का पठार इसका उदाहरण है। इन्हें गिरपाद पठार भी कहते हैं। नंबर 4, अंतर पर्वतीय पठार। ये पठार पर्वत निर्माण क्रिया के साथ साथ पर्वतों के मध्य विकसित होते हैं। इनके किनारों यानी सीमांत प्रदेशों पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां होती हैं। हिमालय एवं क्यूनुलुन के बीच स्थित तिब्बत का पठार एवं पामीर का पठार इसका उदाहरण है। पामीर के पठार की ऊंचाई 4,885 मीटर अर्थात लगभग 5 किलोमीटर, जो विश्व के पठारों में सर्वोच्च है, के कारण इसको विश्व का छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। कम आर्थिक विकास के कारण पामीर के पठारी क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी डेड हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं। नंबर 5, नदीकृत पठार। नदियां अपने साथ अपर्दित एवं प्रवाहित कर लाए गए मलबे के प्रभुत मात्रा में निक्षेप से गहरे मैदान का निर्माण करती हैं। ये मैदान जब भूगर्भिक शक्तियों की क्रियाशीलता से उत्थित यानी अपहीव्ड कर दिए जाते हैं तो उन्हें नदीकृत पठार कहते हैं। ये पठार बड़ी सहजता से कट फट जाते हैं। भारत का विंध्य पठार इसका उदाहरण है। नंबर 6, हिमानीकृत पठार। हिमानियों के प्रतिवर्ष प्रवाह से पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों का धीरे धीरे अपर्दन यानी इरोजन होता रहता है। अपर्दन से प्राप्त मलबे का गर्तों एवं घाटियों में निक्षेप होता रहता है। इस प्रकार पर्वतों के अपर्दित हो जाने तथा गर्तों या घाटियों के भर जाने से निर्मित पठार को हिमानीकृत पठार कहते हैं। स्कैंडिनेविया एवं आइसलैंड का पठार इसके उदाहरण हैं। नंबर 7, पवन निर्मित पठार। पवन जब मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों से बालू एवं रेत के कणों को प्रभुत मात्रा में उड़ाकर ले जाकर किसी उपयुक्त स्थान पर जमा करती रहती है तो कालांतर में इस क्रिया से एक मैदान का निर्माण होता है। यह मैदान जब भूगर्भिक शक्तियों द्वारा उत्थित कर दिया जाता है तो उसे पवन निर्मित पठार कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसका उदाहरण है। पर्वत यानी माउंटेन्स। पर्वत उन भू आकृतियों को कहते हैं जिनकी ऊंचाई धरातल से सामान्यतः 500 मीटर से अधिक होती है। इनके किनारे खड़े ढाल वाले तथा ऊपरी भाग चोटियों से युक्त होते हैं। पर्वतों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मोड़दार पर्वत। नंबर 2, अवशिष्ट पर्वत। नंबर 3, ब्लॉक पर्वत। नंबर 4, ज्वालामुखी पर्वत। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, वलित या मोड़दार पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन। इन पर्वतों का निर्माण भूगर्भिक हलचलों यानी जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस के कारण धरातली चट्टानों के ऊपर की ओर मुड़ जाने के कारण होता है। प्रायः भूसन्नतियों यानी जियोसिनक्लाइंस में एक लंबी प्रक्रिया के दौरान जमा मलबा संपीड़न की शक्तियों से उत्थित यानी अपहीव्ड होकर मोड़दार पर्वत का रूप ले लेता है। इसीलिए भूसन्नतियों को वलित पर्वतों का पालना यानी क्रैडल ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। वलित पर्वतों में पाई जाने वाली चट्टानें जलज हैं, अर्थात इनका निक्षेप जलीय भागों में हुआ था। इन चट्टानों में सागरीय जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि वलित पर्वतों की चट्टानों का जमाव सागरीय या जलीय भागों में हुआ है। इन पर्वतों पर अनेक अभिनतियां यानी सिनक्लाइंस तथा अपनतियां यानी एंटीक्लाइंस होती हैं। इन पर्वतों का क्षरण एवं अपर्दन अपेक्षाकृत सहजता से होता है। अधिकांश अवशिष्ट पर्वत मोड़दार पर्वतों के ही अपर्दित रूप हैं।
विश्व के लगभग सभी बड़े पर्वत मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं, जैसे एशिया का हिमालय, यूरोप का आल्प्स, अफ्रीका का एटलस, उत्तरी अमेरिका का रॉकी, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, एशिया और यूरोप का प्राकृतिक विभाजक यूराल तथा ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि। नंबर 2, अवशिष्ट या अनाच्छादित अथवा घर्षित पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन्स। इन पर्वतों का निर्माण पवन, वर्षा, नदी, हिमनद आदि द्वारा अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। इस क्रिया से चट्टानें घर्षित होकर चिकनी हो जाती हैं तथा शीर्ष प्रायः गुंबदाकार हो जाते हैं। विश्व का प्राचीनतम पर्वत भारत का अरावली, यूएसए का ऑप्लिशियन, उत्तरी यूरोप यानी नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड का स्कैंडेनेविया, ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड के दक्षिण, मध्य इंग्लैंड में स्थित पेनाइन, फ्रांस और स्पेन में बिक्के की खाड़ी से लॉयन की खाड़ी तक स्थित पिरेनीज, इटली में एड्रियाटिक सागर के समानांतर स्थित एपिनाइन आदि इसके उदाहरण हैं। भारत में हिमालय को छोड़कर शेष लगभग सभी पर्वत जैसे सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पूर्वी घाट की पहाड़ियां, महादेव, पारसनाथ, भारनेर, कैमूर, मैकाल, नीलगिरी आदि अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण हैं। ध्यातव्य है कि अवशिष्ट पर्वत पूर्ववर्ती पर्वतों के अवशिष्ट रूप होते हैं। नंबर 3, ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन्स। जब भूगर्भिक हलचलों यानी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट पर दरारें यानी क्रैक्स पड़ जाती हैं और दरार युक्त मुलायम परत की चट्टान नीचे धंस जाती हैं तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे रह जाते हैं, तो इस नीचे धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी या दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली तथा ऊंचे उठे हुए भाग को ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। कभी कभी भ्रंशन की क्रिया के कारण अगल बगल के भाग नीचे धंस जाते हैं और बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है, तो इस बीच में उठे हुए भाग को ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। भारत का विंध्याचल, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वासगेज आदि इसके उदाहरण हैं। ध्यातव्य है कि वासगेज पर्वत सीन घाटी और राइन घाटी के मध्य फ्रांस की पूर्वी सीमा पर जर्मनी के पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट के समानांतर फैला हुआ है, जो बेलफोर्ड गैप द्वारा स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत से पृथक किया जाता है। नंबर 4, ज्वालामुखी या संचयी पर्वत यानी वोल्केनिक माउंटेन्स। ज्वालामुखी उद्गार यानी वोल्केनिक इरप्शंस के फलस्वरूप जब पृथ्वी के भीतर का मैग्मा यानी चट्टानों का तरल रूप या पिघला हुआ रूप जैसे आग, लावा, राख आदि रूपों में पृथ्वी की सतह पर आकर मोटे जमाव यानी थिक डिपॉजिट्स से पर्वत का रूप ले लेता है, तो उसे ज्वालामुखी या संचयी पर्वत कहते हैं। इन्हें 3 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनोज। ये वे ज्वालामुखी हैं जिनमें मैग्मा का उद्गार और आग, लावा, राख आदि रूपों में जमाव आज भी जारी है। हवाई द्वीप, यूएसए प्रशांत सागर का मोना लोआ, इटली का एटना भूमध्य सागर में, इंडोनेशिया का मेरापी, भारत का बैरन द्वीप। ध्यातव्य है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नंबर 2, शिथिल या प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनोज। ये वे ज्वालामुखी हैं जहां अब उद्गार नहीं हो रहा है, किंतु उसके नीचे भूगर्भ में तप्त मैग्मा विद्यमान है, अतः कभी भी उद्गार हो सकता है, अर्थात ज्वालामुखी उद्गार की संभावना समाप्त नहीं हुई है। इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, भारत का नारकोदम द्वीप आदि इसके उदाहरण हैं। ध्यातव्य है कि भारत का नारकोदम द्वीप अंडमान निकोबार समूह का एक अंग है तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नंबर 3, मृत या शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ये वे ज्वालामुखी हैं जिनके फोकस पर मैग्मा शीतल होकर ठोस हो चुका है, अतः अब उद्गार की संभावना नहीं है। अफ्रीका में तंजानिया का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना का
एकान कागुआ आदि इसके उदाहरण हैं। नोट नंबर 1, नवजीवकल्प यानी कैनोजोइक एरा का टर्शरी युग पर्वत निर्माण क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का रॉकीज, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, अफ्रीका का एटलस, यूरोप का आल्पस, एशिया का हिमालय, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि पर्वत इसी युग में बने। नंबर 2, हिमालय विश्व का सर्वोच्च एवं नवीनतम मोड़दार पर्वत है। एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, मकालू आदि इसकी सर्वोच्च चोटियां हैं। नंबर 3, एंडीज विश्व का विशालतम पर्वत है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 7,000 किलोमीटर की लंबाई तथा करीब 700 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैला हुआ है। अर्जेंटीना में स्थित एकांकागुआ इसकी सर्वोच्च चोटी है। इक्वाडोर में इसी पर्वत पर स्थित कोटापैक्सी ज्वालामुखी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। नंबर 4, इंडोनेशिया में स्थित मेरापी ज्वालामुखी विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। स्ट्राम्बोली पर्वत को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। 1883 में इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी के विस्फोट से 160 किलोमीटर दूर स्थित भवनों के शीशे टूट गए थे और 4,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में इसकी ध्वनि सुनाई पड़ी थी। 10 सहस्र धूमरों की घाटी अलास्का में स्थित है।